हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग हैं उन सब को अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा दे रखा है कि हमको बोला है कि हमारे पास में एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। इनमें से अपने को बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बोला कि अगर फर्स्ट बॉल को हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है कि वो ब्लैक आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी m/n है, जहां पे m और n का ग्रेटेस्ट या कॉमन डिविजर जो है 1 है, यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। और ये यहाँ पे दे रखा है कि सेकंड बॉल ऑलरेडी ब्लैक। तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिकली अपना जो फॉर्मूला बेस्ड टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इसको डील किया जाता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करें। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन यहाँ पे लगाएं तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ये वाला देखे होगे, a गिवन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई पी बी, ये होता है। जहां पे अपने पास में इसको बोलते हैं पी ए गिवन बी, जिसमें बी इवेंट जो है ये ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होता है, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी। तो वैसा ही सीन मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 2 इवेंट ले लेता हूँ, एक E1 ले लेता हूँ, एक E2 ले लेता हूँ। E2 इवेंट ऑलरेडी हो गया है, जिसका मतलब अपने को यहाँ पे ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारी जो सेकेंड बॉल है वो ब्लैक है। और तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी कि फर्स्ट बॉल जो है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी ब्लैक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी। तो बेसिकली अब ये बन गया P ऑफ E1 गिवन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई P ऑफ E2। P ऑफ E2 की बात कर लो, देखो यहां पे अपने को 2 बॉल सेलेक्ट करनी, जिसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों केसेस को लेते हुए, कि पहली बॉल व्हाइट आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए। मैं यहाँ पे E2 वाले केस की बात कर रहा हूं। अगर मैं केवल E2 का केस कंसिडर करता हूं कि सेकंड बॉल जो है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे सेकंड बॉल ब्लैक होगी, यहाँ पे सेकंड बॉल। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले की जगह ऐसा भी हो सकता है व्हाइट आ जाए और यहाँ पे ब्लैक भी आ जाए। जब यहाँ पे ब्लैक आएगी तो ये कॉम्बिनेशन अपने को P प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन E2 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास में जैसे देखो इस वाले की बात करोगे, पहला वाला जो इवेंट है ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट बॉल अपनी ब्लैक आनी चाहिए और सेकंड तो ऑलरेडी ब्लैक है, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करूं तो ये दोनों केसेस की बात कर रहा है, या तो ये वाला केस या ये वाला केस। तो अब बीच में और आ रहा है ना कि दोनों केसेस के, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। अब पहली व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल बॉल 10 है, तो व्हाइट बॉल की यहाँ पे हो जाएगी 4/10, और उसके बाद में रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो नहीं रहा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक बॉल हमने सेलेक्ट कर ली, तो अब बची हमारे पास में टोटल 9 बॉल। 9 में से अब सेकंड अपने को ब्लैक लेके आनी है, तो ये आ जाएगी 6/9। ठीक है, इसको मैं व्हाइट से ही कर देता हूं, ये 6/9 आ जाएगी। ऐसे ही दोनों बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी को अपन चाहे तो 6C2 लिख दो, या फिर ऐसा कर लो कि यहां पे आ जाएगा 6/10 इंटू 5/9। इस प्रोबेबिलिटी को चाहो तो अलग से भी अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 90 अगर मैं इस कैल्शियम ले लूंगा तो ये 24 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन 54/90 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन का मतलब जब अपने पास में ऐसा केस हो जहां पे दोनों बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई ये वाला केस प्लस ये वाला केस, तो यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी ये दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगी 6/10 इंटू 5/9, जिसको अपन लिख सकते हैं 30/90। अब जो अपने को निकालना है वो निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 इवेंट, ये आ जाएगी अपने पास में, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी अपने पास में 30/90 है, तो 30/90। नीचे वाले की बात करोगे तो ये अपने पास में 54/90 आ रहा है, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 54। अब देखो, अब अपन यहां पे क्या करते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं।
तो 6 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आ रहा है 5/9 जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर्स भी अपने पास में है। तो इन दोनों के सम की वैल्यू पूछा है तो m प्लस n की बात करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14 जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास में ए और बी दो इवेंट है कुछ इस तरीके से कि उनके इंटरसेक्शन की कॉमन की प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 है। P ऑफ A गिवन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये एक्चुअली में इस इक्वेशन के रूट है। तो इसका आउटपुट बताना है। अब देखो सबसे पहले अपन P ऑफ A गिवन B और B गिवन A इन वैल्यूज को निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक फैक्टर यहाँ पे 3x माइनस 1 आएगा, एक 4x माइनस 1 आएगा। ठीक है, आई होप ये फैक्टर्स काफी आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हो, है ना। तो यहाँ से x की हमारे पास में एक तो 1/3 वैल्यू आ रही, 1/4 आ रही। किसी को भी कुछ भी ले लो क्योंकि कोई कंडीशन यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो मैं बोल देता हूँ a गिवन b की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और b गिवन a की प्रोबेबिलिटी 1/4। यहां से अपने पास में आ गई। अब जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला था इसका उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि P ऑफ A गिवन B ये 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन और गिवन वाली को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। यहाँ पे बात करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करोगे तो ये हमारे पास में 0.3 हो जाएगा। सेम तरीके से अभी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A वाला केस ले लेते हैं जो कि 1/4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बात करोगे तो 0.4 मेरे पास में आ जाएगा। अब इसका करना क्या है, अब यहाँ पे देखो जो आउटपुट अपन से पूछा है अपने को एक और चीज पता होनी चाहिए A का ये एक्चुअली में A इंटरसेक्शन B इसके बराबर होता है। अब देखो ये A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की ये है, तो सॉरी इसकी ये है, तो इस पे बार की मतलब ये ना होने की क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। ऐसे ही दूसरे वाले की बात कर लो, तो दूसरा अपने को दे रखा है कि A डैश B, ये इसका मतलब होगा A यूनियन B पे बार। तो A यूनियन B अपने को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अभी अपन ने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास में 0.4 आ रहा है, ये 0.3 आ रहा है, ये 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास में ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पे बार ये वाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.6 करोगे तो 0.4 आ जाएगी। अब क्या पूछा, अब जो पूछा है उसको निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ये आएगी जिसका आउटपुट ये है, यानी कि 0.9 ऊपर आ जाएगा, 0.4 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां से आएगा हमारे पास में 9/4 जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, डाइस से रिलेटेड है, बट यहाँ पे डाइस में नंबरिंग कुछ अलग अलग दे रखी है। देखो क्या बोला है, हमारे पास में एक डाई है जिसपे दो फेसेस जो है, टोटल 6 फेसेस होते हैं जिसमें से 2 फेसेस पे 1 मार्क कर रखा है इसने। नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 अपन लेते हैं, ये अलग तरीके से मार्क कर रहा है। 2 फेसेस पे इसने 2 मार्क किया है, एक फेस पे 3 किया है, एक फेस पे 4 किया। ऐसे ही एक और दूसरी डाई है जिसके 1 फेस पे इसने 1 मार्क कर रखा है, 2 फेसेस पे 2 मार्क कर रखा है, 2 फेसेस पे 3 है और 1 फेस पे 4। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब सम ऑफ नंबर्स या तो 4 आए या 5 आए, जब हम यहाँ पे दोनों डाइसेस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डाइस को ले लो। फॉर एग्जांपल डाइस 1 की अगर मान लो मैं बात करूंगा तो उस पे किस तरीके से नंबर है, 2 फेसेस पे 1 है तो 1 1 हो गया, 2 फेसेस पे 2 है तो 2 फेसेस पे 2 हो गया, 1 फेस पे 3 है, 1 फेस पे 4 है। ऐसे ही डाइस 2 की बात कर लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है, एक फेस पे 1 है, 2 फेसेस पे 2 है, 2 फेसेस पे 3 भी है और एक फेस पे 4। ये अपने को दे रखा है। अब अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना है। पहला केस ले लेता हूं, जब मेरे पास में सम 4 हो, या तो सम 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, जैसे इस 1 को मैं इस 3 के साथ क्लब कर सकता हूं तो 1, 3।
अगले वाले 3 के साथ कॉमन करूंगा तो 1,3। अब इस वाले 1 को इस वाले 3 के साथ करोगे तो ये 1,3 आ जाएगा, अगले वाले के साथ करोगे तो भी 1,3 आ जाएगा। अभी भी सम 4 हो रहा है। इस 2 को करोगे तो पहले वाले 2 के साथ में तो 2,2, दूसरे वाले 2 के साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज इससे नहीं होने कि 1,3 या 2,2 कई बार आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक बार थ्रो किया तो दोनों पे 2 आया, फिर एक बार थ्रो किया फिर दोनों पे 2 आ रहा है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसे ही अब सेकंड वाले 2 को ले लो जो कि फर्स्ट वाले 2 के साथ में और सेकंड वाले 2 के साथ में ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां से 3 को उठाओ और यहाँ पे केवल 1 एक बार है तो केवल यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आए। अब यहाँ पे देख लो टोटल कितनी वैल्यूज है, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, तो टोटल होगी 9। ऐसे ही हम बात करते हैं जब सम की वैल्यू 5 के बराबर, जब सम 5 होगा तब देखो यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले इस 1 को क्लब करेंगे तो 1 को मैं क्लब करूंगा 4 के साथ तो सम 5 आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इस 2 को उठा लो, 2 को उठाएंगे तो इस 3 के साथ में आएगा, फिर अगले वाले 3 के साथ में आएगा, फिर अगले वाला 2 अगले पहले वाले 3 के साथ, फिर अगले वाला 2 दूसरे वाले 3 के साथ में आएगा, फिर यहाँ पे 3 है तो एक बार इसके साथ में और एक बार इससे अगले वाले के साथ में, और अपने पास में क्या आ जाएगा। अच्छा यहां पे एक चीज और मिस कर दिया हूं मैं यहाँ पे कि 1,4 इसके साथ में आ गया, लेकिन ये वाला 1 को भी अपने को लेना है। फिर यहाँ पे 2,3 आ जाएगा और 2,3 मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 4, इस 4 को इस 1 के साथ क्लब कर दो तो ये अपने पास में वैल्यू है। तो अब देख लो यहाँ पे टोटल अपने पास में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। यहाँ पे भी टोटल 9 सिचुएशंस ऐसी अपने पास में बन रही है जो सम 4 हो। अब देखो, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी तो टोटल केसेस कितने होंगे। सिंस डाइस हैं, 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस पे टोटल 6 फेस है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और अब प्रोबेबिलिटी जो अपने को चाहिए तो 36 तो डिनोमिनेटर में आएगा टोटल केसेस, और फेवरेबल केसेस क्या है, या तो सम 4 हो या 5 हो। जब सम 4 है तो अपने पास में केसेस कितने हैं, 9, और जब सम 5 है तो भी 9 है, तो ये आ गया 18/36, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो काफी इंटरेस्टिंग टाइप का अपने को दे रखा है। देखो हमारे पास में ग्रिड एक बोर्ड टाइप का दे रखा है जिसमें टोटल हमारे पास में 16 स्क्वायर्स है। फिर बोला है कि इन 16 स्क्वायर्स में से अपने को 2 स्क्वायर्स को सेलेक्ट करना है रैंडमली, और फिर अपने को उस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी कि जब हम इन स्क्वायर्स को सेलेक्ट कर रहे थे इनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं। तो देखो अब कितने अपने पास में ऐसे स्क्वायर होंगे जिनकी कॉमन साइड नहीं है, वो निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी बजाय हम ऐसे कर लेते हैं कि जिनकी कॉमन साइड है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर 1 में से उस टोटल प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो अपने पास में फाइनल आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 और इसको 4, तो 1 और 2 एक कॉम्बिनेशन जब यहाँ पे एक कॉमन साइड है। 2 और 3 की बात करो तो एक कॉम्बिनेशन जब यहाँ पे अपने पास में 1 साइड कॉमन है और एक यहाँ पे, तो टोटल अपने पास में 3 पेयर ऐसे बनेंगे। ऐसे ही 3 पेयर इसमें भी बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। अब इधर आ जाओ, इधर की बात करोगे तो एक पेयर इधर कॉलम वाइज भी तो देख सकते हैं हम इनको, एक इधर और एक इधर, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करूं तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करें तो अब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, तो यहां से 3 पेयर इधर बन जाएंगे जब कॉमन साइड होगी। 3 यहां पे आ जाएंगे, 3 यहां पे आ जाएंगे, 3 यहां पे आ जाएंगे। टोटल अगर हम यहाँ पे पेयर्स की बात करेंगे तो हमारे पास में 3 × 8 आ जाएगा, ये आएगा 24। तो 24 अपने पास में यहाँ पे ऐसे स्क्वायर्स 2-2 जब हम ले रहे हैं तो ऐसे स्क्वायर्स अपने पास में आएंगे जिनकी एक साइड या एक से ज्यादा साइड्स यहाँ पे कॉमन है। अब अगर ऐसा हो रहा तो टोटल केसेस के बारे में भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। टोटल केसेस कितने होंगे, मेरे को टोटल 16 स्क्वायर्स दे रखे हैं जिसमें से 2 सेलेक्ट करने, तो 16 C2 हो जाएगा, जिसको 16 × 15 / 2 × 1 करोगे तो ये इससे 8 जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो चाहो तो यहाँ पे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 माइनस कर दो, या फिर ऐसा कर लो कि हमको जो फेवरेबल केसेस चाहिए जब कोई भी कॉमन साइड नहीं है, तो 120 टोटल है जिसमें से कॉमन साइड 24 स्क्वायर्स की है, तो बाकी बचे हुए 96 की कॉमन है। तो ये अपने पास में केसेस आ गए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल, ये अपने पास में आ जाएगा।
तो अब देखो, तो यहां पे इसको अगर मान लो मैं करता हूं 12 से, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे 5 आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए और बी दो इंसान है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला कि ए विन हो करता है कब, जब ए के द्वारा सम, जब भी डाइस को अपन थ्रो कर रहे हैं तो उनका जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, लेकिन वो बी के थ्रो करने से पहले, जब बी अगर थ्रो करता है और उसका यहाँ पे सम देखोगे, अगर वो 8 आ जाता है, जब 8 नहीं आ रहा है तब अगर ए का 5 आता है तो ए जीतता है, और बी जीतता है जब अगर ए का आ जाता है, बी का आ जाता है 8 जबकि ए का 5 नहीं आ रहा। ये केसेस अपने पास में, ठीक है। उस सिचुएशन में अपने को ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ए के द्वारा फर्स्ट थ्रू किया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए का केस निकालो। यहां पे ए के केसेस की बात करोगे तो सम अपने को चाहिए 5 सम कब आएगा, यहाँ पे नॉर्मल डाइस की बात हो रही है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन 1 का 4 के साथ में हो सकता है, दूसरा 2 का 3 के साथ में हो सकता है, 3 का 2 के साथ में हो सकता है, 4 का 1 के साथ में। अब ये टोटल केसेस हैं जब सम 5 आएगा, यानी कि जब ए जीत रहा होगा, ए विन तभी करेगा जब ये वाली सिचुएशन होगी उस, और यहाँ पे बी के साथ में 8 वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उस पे भी अपन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूंगा तो 4 बाई, यहाँ पे टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, दो डाइस को एक साथ थ्रो कर 36, तो 4 बाई 36 यानी कि 1 बाई 9। तो ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाई 9, जिसको ए बार से अपन रिप्रेजेंट करते, तो ये 8 बाई 9 आ जाएगा। ऐसे ही बी वाला केस देख लो। बी वाले केसेस में बात करेंगे तो यहाँ पे सम आ रहा है 8 के बराबर, तो 1 के साथ में तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, 2 के साथ में आएगा 2,6 आ जाएगा, फिर 3 के साथ में 5 आ जाएगा, 5 के 4 के साथ में बात करो तो 4,4 भी आएगा, 5,3 भी आएगा और 6,2 आएगा। टोटल केसेस 5 है। तो बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो 5 बाई 36 आ जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 5 बाई 36, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 31 बाई 36 अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए के द्वारा फर्स्ट थ्रो किया जाता है। मैं यहाँ पे अभी अपने को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितने ट्रायल्स हो रहे हैं। मान लेता हूं पहला ट्रायल मैंने किया और ए ने पहले थ्रो किया और जीत गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। ट्रायल सेकंड में ऐसा हो सकता है कि अब ए ने थ्रो किया लेकिन ए जो है वो फेल हो गया। अब ए अगर फेल हो रहा है और मेरे को ए को ही जिताना है तो बी को भी यहाँ पे फेल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी जीत गया है यहाँ पे तो केस ही खत्म हो गया ना, क्योंकि अपने को फाइनली प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी जब ए जीत रहा है और ए के द्वारा फर्स्ट टाइम थ्रो किया जा रहा है, तो बी को यहाँ पे फेल होना ही पड़ेगा, और बी जब फेल होगा तो उसके बाद फिर से ए को विन करना पड़ेगा, तभी जाके जीतेगा। ऐसा वाला केस हो सकता है। और ट्रायल में क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ए फेल हो जाए पहली बार में, बी दूसरी बार बी भी फेल होगा, फिर दूसरी बार में भी ए फेल हो जाए, है ना, और फिर दूसरी बार में बी को भी फेल होना पड़ेगा, फिर तीसरी बार में ए जीत। इस तरीके के सिचुएशन चल सकती हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएंगी अब, क्योंकि एंड यहाँ पे बात की नहीं है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अपन निकाल लेते हैं। जैसे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी की बात करो तो 1 बाई 9 आएगी। अब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले वाले का दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरे वाले का तीसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाई 9। बी की प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो वो आ जाएगी फेल होने की 31 बाई 36, 31 बाई 36 आ जाएगी। ए के विन, अच्छा ये 8 बाई 9 है ना फेल होने की, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, विन होने की ये, तो यहाँ पे फिर से 1 बाई 9 आ जाएगा। थर्ड वाले केस की बात करोगे तो यहाँ पे देखो 8 बाई 9 आएगा इंटू 31 बाई 36 आएगा, फिर 8 बाई 9 आएगा इंटू 31 बाई 36 आएगा, फिर लास्ट में 1 बाई 9। इस तरीके से चल रहा है। अब एक चीज देखो कि ये सारे के सारे ट्रायल्स हैं, सारे के सारे पॉसिबल है ना। ऐसा हो सकता है कि पहले ट्रायल में कहानी खत्म हो जाए, बट ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है।
यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद हम सेकंड ट्रायल पे जाएं, फिर उसके बाद थर्ड पे जाएं, इस तरीके से चलते जाएं इन्फिनिटी तक। तो जब यहाँ पे और वाला केसेस आ रहे हैं, सारे के सारे और वाले केसेस, जिसका मतलब अपने को इन सारी के सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा। तो जब अपन इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पे देखो, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये एक्चुअली में जीपी बना रहा है। कैसे बना रहा है कि अगर मैं इसको आर की तरह देखता हूं, तो ये देखो यहाँ पे ये आर हो गया, ये भी आर है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं कि अपने पास में लिखा है एक जीपी 1/9, 8/9 इंटू 31/36 ये आ जाएगा, और हाँ इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 31/36 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब एस इन्फिनिटी अपने को निकालना है, जीपी है जिसका इन्फिनिटी तक सम, जो कि a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a की बात करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर, इसको ले लो, यानी कि 8 इंटू 31 डिवाइड बाई 9 इंटू 36। तो यहाँ पे अपन 1/9 इसको ले लेते हैं, 9 इंटू 36 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 31, 9 से 9 गया। अब एक तरीका तो यहाँ पे है कि इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर माइनस कर लो, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जैसे ये है 36, इसको 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, और ये 8 है, 9 नहीं, और इस 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली मेरे पास में ऊपर तो 36 है, नीचे की बात करोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 9 इंटू 9 बचेगा। यहां पे बात करोगे तो 2 इंटू 31 बचेगा, इससे ये गया ऊपर 9 आया, और यहां पे बात करोगे तो 81 माइनस यहां पे अपने पास में 62 आ जाएगा, तो 9 बाई यहां पे बचेगा 19, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से कर सकते हैं। देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन ये है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे अब मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, नंबर ऑफ एंट्रीज के बेसिस पे, जो अपने को गिवन एंट्रीज है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे काफी थोरोली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अपने पास में एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है ना। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 2x2 की मेरे पास में ए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं दो एलिमेंट्स को ले रहा हूं, अपने पास में एक सेट बोल देता हूं एस, जिसमें 0 और 1 है, ये एंट्रीज है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात करोगे तो एक्चुअली में क्या आता है कि यहाँ पे अपने पास में जो नंबर ऑफ एंट्रीज है उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं कर देता हूँ तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 मेरे पास में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो वाली वीडियो जाकर देख लेना एक बार, काफी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस के साथ में, इवन उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड मैंने किए, ठीक है। अब ये अपने पास में हो गया। अब देखो टोटल केसेस आ गए। फिर अपन से क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि हमको एक्चुअली में एक इवेंट लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब A जो है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, जिसका मतलब A मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, जिसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब अपन यहाँ पे A ले रहे हैं, ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, और जब एंट्रीज या तो 0 है या 1 है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज 3 पॉसिबल होती है, -1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 0 नहीं चाहिए, तो मैं ये देख लेता हूं ना कि 1 और -1 का बार है, टोटल 16 है, 1 और -1 अपन निकाल लेते हैं तो 0 वाला हट जाएगा ऑटोमेटिकली, सब्ट्रैक्ट अगर अपन कर देंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं कि अल्फा बीटा, अच्छा इस पैटर्न के बेसिस पे ले लेता हूं कि अल्फा डेल्टा को एक साथ ले लेता हूं, उसके बाद में बीटा और गामा को एक साथ ले लेता हूं। अब मेरे को इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 1 चाहिए। अगर मेरे को 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू डेल्टा की वैल्यू मेरे को 1 लेके आनी पड़ेगी और दूसरे वाले की 0। तो ये कैसे कैसे आ जाएगा कि इन दोनों को 1 ले लो, ये दोनों को 0 ले लो, इन दोनों को तो हमेशा 1 ही लेना पड़ेगा, इसको 0 और 1 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 हो जाएगा, इन दोनों को 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो। तो टोटल मेरे पास में 3 केसेस ऐसे बनेंगे। ऐसे ही जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है तो उस केसेस में भी ले लो अल्फा डेल्टा बीटा और गामा। अब मेरे को क्या करना है, अब यहां से देखो, अब मेरे को एक्चुअली में अल्फा डेल्टा की वैल्यू 0 चाहिए, बीटा गामा की वैल्यू 1 चाहिए, तभी तो -1 आएगा। तो इसी को उल्टा कर देते हैं, जिसका मतलब
बीटा और गामा ये 1 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1, ये कब कब 0 0 पे, 0 1 पे, 1 0, तो यहाँ पे टोटल केसेस 3 इसके बनेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो मेरे को 0 वाले केसेस चाहिए कि 0 जब ना हो, तो 0 जब नहीं होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहां पे अगर अपन देखें 0 कब कब नहीं है, कि जब इक्वल टू 1 है और जब इक्वल टू -1 है, तो 0 अपने को नहीं चाहिए एक्चुअली, है ना। तो अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस की बात करोगे तो 3 उधर था, 3 इधर है, टोटल 16 है, तो 6/16 मेरे पास में आ जाएगा, जिसको मैं 3/8 लिख सकता हूं, और ये बी ऑप्शन अपने पास में आ गया, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास में दो नंबर्स हैं K1 और K2, इनको रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रही कहानी। फिर तो प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी कि जब ये वाली वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, ठीक है, तो इसमें भी अपन उल्टा ही चलेंगे, जीरो वाला केसेस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई जो है ये एक्चुअली में आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आयोटा के बारे में कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए, हालांकि सबको पता ही होगी कि आयोटा की पावर, सिंस अपन नेचुरल नंबर से चल रहे हैं, तो आयोटा की पावर 1 करोगे तो आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 करोगे तो ये -1 होता है, आयोटा क्यूब की बात करो तो माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 की बात करो तो 1 होता है। इसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाता है, जिसका मतलब आयोटा की पावर K1 ले लो या आयोटा की पावर K2 ले लो, और K1 K2 की अगर मैं कोई भी नेचुरल वैल्यू लेता हूं, तो उसके आउटपुट में केवल ये 4 वैल्यू ही पॉसिबल है, इसके अलावा तो और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो अब देखो, अब अपने को कुछ इस तरीके से वैल्यूज लेनी है कि नॉन जीरो वाला केस आ जाए। नॉन जीरो वाला केस कब आएगा, मैं पहले यहाँ पे जीरो वाला केसेस ले लेता हूँ। जीरो वाले केसेस के लिए आई की पावर K1 ले लेता हूँ और आई की पावर K2 ले लेता हूँ। तो ये जीरो कब आएगा, देखो ये जीरो तब आ सकता है कि ये 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, और कब आएगा कि ये वैल्यू -1 हो जाए, ये 1 हो जाए, और ये आयोटा हो जाए, ये माइनस आयोटा हो जाए, ये माइनस आयोटा हो जाए, ये आयोटा हो जाए, फिर चाहे K1 K2 की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, क्योंकि 4 ही तो आउटपुट आने। अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी जीरो वाले केसेस में, इक्वल टू जीरो वाले केसेस की अगर मान लो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, तो टोटल मेरे पास में फेवरेबल केसेस यहाँ पे 4 हो गए, और टोटल केसेस क्या है। अब देखो, अपने को केवल 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इन ये 4 आउटपुट हैं, 4 में से मेरे को 2 आउटपुट सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4C1 इंटू 4C1, पहले 4C1 सेलेक्ट कर ले, फिर 4C1 ही सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4, तो यानी कि आ जाएगी 1/4। ये है इक्वल टू जीरो वाले केस, ठीक है। हमको चाहिए जब नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 1 - 1/4 कर दो, जो कि एक्चुअली में अपने को 3/4 देगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रहा है। देखने में थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ऐसे एक सेट है, जिस सेट में सारे के सारे वर्ड्स को हम अरेंज कर रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स को हम लिख रहे हैं, जो एक्चुअली में इस लेटर के वर्ड्स को, लेटर्स को अरेंज करने पे अपने को मिल रहे हैं। टोटल यहाँ पे कितने हैं, 6 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो एस सेट के अंदर एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो सिंपल सा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है कि इस सेट में से अपने को 1 वर्ड सेलेक्ट करना है रैंडमली, और उस 1 वर्ड को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वावल्स जो हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए और ई एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होने चाहिए, तो एक साथ कॉम्बिनेशन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6 में से 2 को सेलेक्ट कर लो, और उस बाकी जो 4 बच रहे हैं उसको 4 फैक्टोरियल से अपन अरेंज कर सकते हैं। सिंपल पीएनसी लग रहा है, तो इस तरीके से अपने पास में एक साथ होने वाली प्रोबेबिलिटी, इसके अपोजिट वाला केस अपने पास में आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपने पास में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं सीधा 24 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 30 कर दो, तो ये अपने पास में 360 आ गया। अब देखो, अब अपने पास में यहाँ पे एक साथ होने वाली प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो मेरे पास में फेवरेबल केसेस कितने आएंगे। फेवरेबल देखो, प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है ना, इस इवेंट को ना मैं ए बोल दे रहा हूं,
तो फेवरेबल केसेस अपने पास में आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस हमारे पास में 6 फैक्टोरियल, जिसमें से एक साथ आने वाले 360 हैं, तो इनको माइनस कर दिया तो अपने पास में एक साथ ना आने वाले केसेस बच गए, और टोटल अपने पास में 6 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 360 बाय 6 फैक्टोरियल को मैं लिख ही देता हूं कि अपने पास में 4 3 2 1 आ जाए, है ना, इंटू 1 ले लो। ये तो हो गया 1। यहां पे आओ, 6 और 6 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर 10 बचेगा, नीचे 20 है तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 जो है इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के लिए अपने पास में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में B1 एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं। फिर B2 बैग है जिसमें 4 और 6 बॉल्स हैं। B3 बैग है जिसमें ये है। फिर अपने को बोला कि सबसे पहले हम रैंडमली एक बैग को सेलेक्ट करते हैं और उस बैग में से एक बॉल को निकालते हैं। तो यहां पे हमारे पास में वो बॉल अगर व्हाइट आती है तो ये इवेंट पहले अकर हो रहा, ठीक है, इसको मैं E2 बोल दूं। तो अपने को E1 यानी कि बॉल जो है वो B2 बैग से निकाली गई, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो अपने पास में बेसिक यहां पे क्या बन गई, P ऑफ E1 गिवन E2, जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब देखो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, ये वाला केस ले लेते हैं कि हमने यहां पे देखो बॉल लिया, बॉल को सेलेक्ट हम कर रहे हैं, बॉल व्हाइट, और बॉल जो है सेकंड बैग से सेलेक्ट की गई। दोनों का कॉम्बिनेशन यही है कि बॉल जो सेलेक्ट की हमने वो व्हाइट है और सेकंड बॉक्स से सेलेक्ट की गई, सॉरी सेकंड बैग से। तो सबसे पहले मैं बैग को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अपने पास में क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास में 3 बैग हैं तो 1/3, और यहां पे इसको 1/3। उसके बाद सिंस अपन सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमको बॉल चाहिए व्हाइट, तो टोटल बॉल यहां पे 10 है तो 10 में से 4/10 आ जाएगा, ठीक है, 4 व्हाइट है 10 टोटल, 4C1 डिवाइड बाय 10C1, उस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये वाला मेरे को थोड़ा आसान लगता है तो मैं इस अप्रोच से बताता हूं। अब देखो, अब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल। E2 क्या है, E2 अपने पास में कि बॉल व्हाइट है, बॉल व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो मैं निकालना चाहूं तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है, यहां पे बैग सेलेक्टेड नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। तो ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया B1 बैग, B1 बैग अगर मैंने सेलेक्ट किया तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10। फिर अगर बात करोगे तो हो सकता है मैं दूसरा बैग सेलेक्ट किया, है ना, या तो पहले वाले में से हो सकता है या दूसरे वाले में से आ जाए कि भाई अपने को व्हाइट बॉल चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले B1 B2 B3 इन तीनों में से सबसे पहले हम एक बैग सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके व्हाइट होने की अब यहाँ पे ये B1 अगर रहेगा तो उसकी अलग प्रोबेबिलिटी, B2 अगर रहेगा तो अलग, और B3 रहेगा तो अलग। अब B2 अगर होगा तो यहाँ पे 4/10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/3 आएगा B3 बैग को सेलेक्ट करने की, और यहाँ पे आ जाएगा 5/10। अब देखो ऊपर की बात करोगे तो ऊपर आ रहा है 4/30, नीचे की बात करोगे तो देखो 30 तो अपने पास में आ ही रहा है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है 6 और ये 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 15, ये अपने पास में 59, इससे ये गया, तो मेरे पास यहां पे आ रहा है 4/15, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा झमेले में अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में B1 एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। फिर B2 एक बैग है जिसमें N व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल, एक बॉल को हम यहाँ पे रैंडमली B1 बैग में से निकालते हैं, फिर उसको B2 बैग में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसके बाद में फिर बोल रहा है कि एक बॉल अगर अब B2 बैग में से निकाली जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसकी प्रोबेबिलिटी भी इसने दे रखी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में 29/45 है अगर वो व्हाइट निकल के आती। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले
कि मेरे पास में B1 एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल, ये ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम जा रहे हैं B2 बैग में, है ना। B2 अपने पास में एक बैग है जिसमें N मेरे पास में व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल, ये अपने पास में केस है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से हमने क्या किया, एक रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट किया, ठीक है। एक बॉल हमने सेलेक्ट किया और मान लेते हैं ये वाली बॉल ब्लैक, दो ही केसेस होंगे, या तो ब्लैक आएगी या फिर व्हाइट आएगी। व्हाइट वाला केसेस मैं यहां पे ले रहा हूं। जब ये बॉल ब्लैक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास में आ जाएगी 5/9, और जब ये व्हाइट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9। अब यहां पे एक चीज देखो, अब B2 बैग में हमारे पास में ऊपर वाले केस, अगर मान लो मैं पहले वाला केस ले रहा हूं, ब्लैक बॉल यहां से निकली है तो मेरे पास में यहां पे क्या आ जाएगी, N तो व्हाइट बॉल रहेंगी और ब्लैक बॉल 4 हो जाएंगी। लेकिन सेकंड वाला केस अगर लोगे तो ये N+1 व्हाइट बॉल हो जाएंगी, 3 ब्लैक बॉल रहने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां से एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं और ये बॉल भी है व्हाइट, ठीक है। अब अगर यहां से ऊपर वाले देखो, मैं एक्चुअली में इस वाले केस की बात कर रहा हूं कि ये जो केस है ये अपना एक केस है, ऐसे ही ये वाला जो केस है ये मेरा एक दूसरा केस है, ठीक है। ये वाला जो है ये अपना एक सेकंड केस हो गया, ये हमारा एक फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस के बेसिस पे अगर मान लो मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अभी निकालूंगा तो अपने पास में कितनी, देखो N में से मेरे को लेनी है, N व्हाइट बॉल आ जाएंगे। टोटल बॉल्स की बात करोगे तो अपने पास में क्या है, N+4। ऐसे ही यहां से आ जाओ, जब यहां से हम व्हाइट ले रहे होंगे तो अभी हमारे पास में यहां पे कितनी है, N+1, ठीक है। व्हाइट बॉल यही है, N+1 C1 आता, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, N+1+3, जिसको अल्टीमेटली अपन क्या लिख सकते हैं, N+4। अब जो अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखा है इसने, जो कि 29/45 है, ये एक्चुअली में क्या है कि या तो पहले वाला केस हो जाए या सेकंड वाला केस। जब पहले वाला केस होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 5/9 को मल्टीप्लाई अपने को करना रहेगा N/N+4 से। फिर जब दूसरे वाला केस होगा तो क्या होगा, 4/9 को मेरे को मल्टीप्लाई करना रहेगा N+1/N+4 से। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको 29/45 ले लो, यहां पे आ जाएगा 5N+4N+4, क्योंकि मैंने 9 × N+4 एलसीएम ले लिया, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है इस वजह से, तो इससे इसको निपटा देते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो मैं यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 29 × N+4 = 5 × 9N+4, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 29N+, तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे कर लो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, उसमें से 4 घटा दो, तो ये आ जाएगा 116। यहाँ पे आ जाएगा 45N+20। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 116 - 20 और 45N - 29N। यहाँ पे देखोगे तो ये बचेगा अपने पास में 96, और इधर की बात करोगे तो ये आ जाएगा 16। हाँ, ये अपने पास में आएगा। तो n की वैल्यू अपने पास 96/16 आ जाएगी, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 5, कहां से आ जाएगा, 6 आए, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए, उन सबको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।